भारतवासियों की कई पीढ़ियों को अपनी तरफ खींचता रहा है। किताबें, आरोप, डिबेट्स, इंक्वायरी कमीशंस और कॉन्स्पिरेसी थियरीज का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। ये कंट्रोवर्सीज आज भी जारी है और आए दिन नई नई हेडलाइंस बनाती रहती हैं। आखिर सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ क्या था? सुभाष चंद्र बोस, द मिस्ट्री। हमारी आजादी की लड़ाई में कई हीरोज शामिल हैं। इनमें से एक हीरो ऐसा है जो आज भी खबरों में बना रहता है, सुभाष चंद्र बोस या नेताजी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इंडिया इज गोइंग टू बी फ्री। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर भी थे, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी मिस्ट्री आज भी उनकी जिंदगी पर हावी है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। तो आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था? इस सवाल के साथ कई लोग, जगह और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। आखिर भारत सरकार ने उनकी मौत से जुड़ी फाइल्स को 70 सालों तक दबाए क्यों रखा? जनवरी 2016 में डीक्लासिफाइड की गई फाइल्स में आखिर क्या है? डिक्लासिफाइड की गई फाइल्स तो बस एक शुरुआत है। क्या ये सच है कि इंडिया वापस आने के बाद नेताजी भेष बदलकर एक साधु की तरह रह रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ना तो गुमनामी बाबा थे और ना ही शौलमारी साधु। क्या सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश वाले दिन कहीं और थे? सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त 1945 की पूरी रात सैगोन में मेरे दादाजी के घर बिताई थी। वो अगले दिन यानी 18 अगस्त को भी सैगोन में ही थे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट 43 साल बाद क्यों इशू किया गया? क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था कि नेताजी की मौत उसी दिन हुई जब जापान ने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, या कहानी कुछ और थी? मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई थी, वो शायद छिप गए थे। आखिर वो कौन सा सच है जिसे सामने नहीं आने दिया जा रहा? 17 अगस्त 1945 की दोपहर इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर सुभाष चंद्र बोस साइगोन, वियतनाम में एक कन्वर्टेड जापानीज मित्सुबिशी सेमी बॉम्बर में सवार हुए। उनके साथ थे उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान और मैनचूरिया में जापान की क्वांटन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदाई। फ्लाइट प्लान के मुताबिक ये लोग ताइवान के एक शहर ताइहोकू जा रहे थे। वहां से इन्हें मैनचूरिया के शहर दायरे और फिर टोक्यो जाना था, लेकिन प्लेन अचानक वियतनाम के एक शहर टुरेन में रुक गया। अगली सुबह ये प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से होते हुए टुरेन से ताइहोकू पहुंचा। ताइहोकू में लंच करने के बाद ये लोग दोपहर 2 बजे मैनचूरिया के शहर दायरेन जाने के लिए फिर से प्लेन में चढ़े। अचानक 2000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में एक धमाका हुआ। पोर्ट इंजन में आग लग गई और प्लेन नीचे आने लगा। ताइहोकू एयरफील्ड लौटने की कोशिश में प्लेन अचानक नीचे गिरा। 2 पायलट्स और जनरल शेदाई की फौरन ही मौत हो गई। नेताजी बुरी तरह जल गए और उन्हें ताइहोकू फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। उस शाम सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। नेताजी, जनरल शेदाई और दोनों पायलट्स का अंतिम संस्कार 20 अगस्त 1945 को ताइहोकू क्रेमेटोरियम में कर दिया गया। ये जापान की तरफ से दिया गया ऑफिशियल बयान है। लंदन के व्हाइट हैट हैकर सिद्धार्थ सतभाई इस प्लेन क्रैश थियरी को नहीं मानते। वो 2012 से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि
ताइहोकू प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ताइवान गवर्नमेंट का कहना है कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। साथ ही हमारे पास ऐसे और भी एविडेंस हैं जिनसे पता चलता है कि इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश की गई। उनके पास ऐसे आई विटनेसेस, नर्सेस, डॉक्टर्स थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे नेताजी का इलाज किया, कैसे उनकी बॉडी पर जलने के निशान थे, और यहाँ तक कि ये भी बताया कि उनके मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। मुझे ये लगता है कि नेताजी ने जापान की मदद से ये सब खुद ही प्लान किया था। वो अकेले ये सब नहीं कर सकते थे, जापानीज उनकी मदद कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही ब्लैक हैट हैकर्स के इंटरनेट ग्रुप एनोनिमस ने सब भाई को कुछ सुराग दिए। शायद वो भी नेताजी से जुड़े सच सामने लाना चाहते हैं। एनोनिमस ग्रुप इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। वो लोग मेरी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से मेरी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में काफी कुछ मालूम था और वो मुझे कुछ एविडेंस देकर इस केस को सॉल्व करना चाहते थे। मुझे एनोनिमस से पहली लीड 2014 के आसपास मिली। मुझे एक ईमेल आया जिसमें एक बहुत ही पुरानी वीडियो क्लिप थी और लिखा था कि उसमें एक इंसान है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। उस क्लिप को 5 या 6 बार देखने के बाद मैं समझ पाया कि एक्चुअली इंपॉर्टेंस सामने देखने वाले लोगों की नहीं थी, बल्कि उनके पीछे खड़े एक इंसान की थी, क्योंकि वो काफी कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसे लग रहे थे। जवाब ढूंढने के लिए सब भाई मॉस्को के लिए रवाना हो गए। अगर नेताजी 1945 के उस प्लेन क्रैश में बच गए थे तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कैसे काटी, ये जानने के लिए रशिया की राजधानी एक अहम लोकेशन है। उनके दिल में तो इंडिया बसता था, पर क्या उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी रशियन थी? वो सोवियत रशिया में आजाद थे या एक बंदी थे? शायद मेमोरियल में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। मेमोरियल मॉस्को में एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोग अपने बिछड़े हुए उन परिवार वालों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें सोवियत गुलाग भेज दिया जाता था। सोवियत गुलाग साइबेरिया के वो लेबर कैंप्स हैं जिन्हें 1930 में डिक्टेटर स्टालिन ने बनवाया था। इनमें सोवियत कम्युनिस्ट शासन के विरोधियों को देशद्रोही मानकर काम करने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस समय सोवियत यूनियन में फॉरेनर्स ज्यादातर मॉस्को में ही रहते थे। उनसे जुड़े केसेस के रिकॉर्ड्स एफएसबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन में रखे गए हैं, जो पहले केजीबी यानी सोवियत सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, पर यहां से कुछ पता नहीं चला। सुभाष चंद्र बोस के केस में हमें ये पता लगाना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी से जुड़े कोई रिकॉर्ड्स हैं। ये भी हो सकता है कि उनके नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी हो या फिर उन्हें किसी दूसरे नाम से रखा गया हो।